प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फोर्थ यूनिट पर चर्चा करेंगे। फोर्थ यूनिट का टाइटल है एक्सप्रेशन स्किल्स एंड साइंस ऑफ लिविंग, यानी अभिव्यक्ति कौशल एवं जीवन विज्ञान। इस यूनिट का फर्स्ट जो चैप्टर है उसका टाइटल है अभिव्यक्ति का महत्व, कारक तत्व एवं अनेकांत। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय का उद्देश्य है आपको अभिव्यक्ति कौशल या संप्रेषण दक्षता क्या होती है, उसका क्या महत्व होता है, संप्रेषण का स्वरूप क्या होता है, संप्रेषण के सिद्धांत, प्रक्रिया और प्रकार कौन कौन से हैं, साथ ही अभिव्यक्ति के कारक तत्व कौन कौन से हैं, ऐसे ही प्रश्नों की जानकारी देना। पहला बिंदु है अभिव्यक्ति कौशल का महत्व। अपने मन की बातों को दूसरे को कहना या उसे प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता हमें हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। अभिव्यक्ति कौशल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। इसके महत्वों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। विचारों का सम्यक आदान प्रदान। किसी के भी साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अच्छी अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है। कार्य निष्पत्ति का एक प्रमुख आधार होता है अभिव्यक्ति कौशल। हम सामूहिक प्राणी हैं। कार्य करने के लिए हमें कई बार दूसरे लोगों के सहयोग की अपेक्षा भी होती है। दूसरे लोगों का सहयोग हमें तभी प्राप्त हो पाएगा जब हम अपनी बात को सही तरीके से उन्हें अभिव्यक्त कर पाएंगे। वैयक्तिक मार्गदर्शन एवं सामुदायिक प्रशिक्षण का साधन। किसी भी व्यक्ति को मार्गदर्शित करने के लिए हमें उसे निर्देश देने की आवश्यकता होती है। परामर्श भी देना होता है। यह हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त कर पाएं। सामुदायिक प्रशिक्षण में हम एक साथ कई लोगों को किसी एक निश्चित विषय वस्तु का प्रशिक्षण देते हैं। उसके लिए भी हमें निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है। वह भी अभिव्यक्ति कौशल के बिना संभव नहीं है। पारस्परिक संबंधों में मधुरता। हमारे जीवन में दूसरे लोगों के साथ संबंधों का निर्धारण करने में अभिव्यक्ति कौशल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितना हम अभिव्यक्ति कौशल में दक्ष होंगे, उतने ही दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंध मधुर और सहज बने रहेंगे। यदि हमें अभिव्यक्ति कौशल नहीं होगा तो धीरे धीरे संबंधों में दूरी आने लगती है। सफलता की कुंजी है अभिव्यक्ति कौशल। सफलता का अर्थ है अपने जीवन में निर्माण किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें दूसरे लोगों के सहयोग की अपेक्षा रहती है, और दूसरे लोगों का सहयोग हमें तभी मिलेगा जब उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, साथ ही हम अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को उन्हें स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। तो इस प्रकार अभिव्यक्ति कौशल एक महत्वपूर्ण दक्षता है और उसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण के अर्थ को समझाते हुए ब्राउन ने कहा है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचार एवं भावनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अभिव्यक्त की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य संप्रेषित में समझ को जागृत करना होता है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार संप्रेषण तथ्यों, विचारों, सलाह एवं भावनाओं का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान है। संप्रेषण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ
कम्युनिकेशन। संप्रेषण के 3 मुख्य तत्व होते हैं। पहला, संकेत एवं चिन्ह। संकेत एवं चिन्हों का उपयोग सांकेतिक संप्रेषण में किया जाता है। इन संकेतों एवं चिन्हों के अर्थ पूर्व निर्धारित होते हैं। संकेत के प्राप्त होने पर व्यक्ति उस संकेत के अर्थ के अनुरूप ही कार्य करने लगते हैं। जैसे किसी स्कूल में बजने वाली बेल एक ही होती है, पर वो 3 बार सुबह, दोपहर में और छुट्टी होने पर जब बजती है। बेल एक ही होती है, किंतु तीनों ही बार उसका प्रभाव अलग अलग होता है। भाषा भाषा किसी भी संप्रेषण का एक प्रमुख आधार होती है। लिखित एवं मौखिक संप्रेषण बिना भाषा के संभव नहीं हो सकता। भाषा स्पष्ट एवं समझने योग्य होनी चाहिए। समझ यानी सिमेंटिक्स, इसका अर्थ है भिन्न अर्थों वाले शब्दों को सही स्थान पर सही अर्थ में समझना और उसके अनुरूप क्रिया करना। अभिव्यक्ति के कारक तत्व। अभिव्यक्ति के कुछ कारक तत्व भी होते हैं, जैसे सौहार्दपूर्ण संबंध। सौहार्दपूर्ण संबंध होने से अभिव्यक्ति सहज, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होती है। सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्माण करने में 2 बातें बहुत योगदान देती हैं। एक, हमारी कथनी और करनी में एकरूपता, और दूसरा अनेकांत। अनेकांत का दृष्टिकोण विद्यार्थियों जैन दर्शन की देन है, जो यह मानता है कि किसी भी विचार का या किसी समस्या का, किसी घटना का एक ही पक्ष नहीं होता, उसके कई पक्ष होते हैं और हमें एक ही पक्ष के प्रति आग्रही नहीं होना चाहिए। अनेक संभावनाओं के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हमारी अभिव्यक्ति को बहुत गहरे से प्रभावित करता है। जो लोग अपने आप को, अपने विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा जिन्हें अपने विषय का पूरा ज्ञान होता है, ऐसे लोग आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को सुरक्षित भी समझते हैं तथा अपनी सकारात्मक एवं नकारात्मक अभिव्यक्ति को सहज रूप से, निर्भीक रूप से प्रकट कर पाते हैं। स्पष्टता। अभिव्यक्त किए जाने वाले विषय की जानकारी अगर हमें पूरी तरीके से नहीं होगी तो अभिव्यक्ति संदिग्ध बनी रहती है। अतः पूरी जानकारी का होना, विषय वस्तु के प्रति स्पष्टता का होना बहुत आवश्यक है। ग्रहण क्षमता। वक्ता और श्रोता दोनों की ही ग्रहण क्षमता अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। जहां श्रोता अभिव्यक्ति को सही तरीके से ग्रहण करके उससे लाभान्वित हो सकता है, वहीं वक्ता की ग्रहण क्षमता अगर अच्छी है तो वह श्रोताओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा उनकी प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखते हुए अपनी अभिव्यक्ति में संशोधन करके उसे और अधिक प्रभावी बना सकता है। भावनात्मक नियंत्रण। श्रोता एवं वक्ता दोनों का ही अपने ऊपर भावनात्मक नियंत्रण होना आवश्यक है। कई बार अभिव्यक्ति करते समय प्रतिकूल स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, तब हम अपनी अभिव्यक्ति को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाएंगे। सीखने एवं सहयोग की इच्छा। सीखने और सहयोग की इच्छा भी अभिव्यक्ति को बहुत गहरे से प्रभावित करती है। जहां वक्ता सीखने की इच्छा के माध्यम से स्वयं की प्रतिक्रिया तथा दूसरों की प्रतिक्रिया को जान करके अपनी अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावी बना सकता है, वहीं श्रोता की सीखने और सहयोग करने की इच्छा से वक्ता का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे अभिव्यक्ति और अच्छी बनती है। संप्रेषण के कार्य। संप्रेषण के कार्य इस प्रकार से हैं: सूचना प्रेषित करना एवं प्राप्त करना, मानवीय व्यवहार में परिवर्तन लाना, व्यक्तियों को निर्देशित करना, सहकारी प्रवृत्ति का विकास करना,
सामाजिक संबंध बनाए रखना, विचार विमर्श द्वारा ठोस योजनाएं बनाना तथा क्रियान्वित करना, भूल सुधार करना तथा अपने मनोभावों को प्रकट करना। संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की प्रक्रिया में द्विमार्गी प्रवाह होता है, अर्थात इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के प्रति ही निरंतर क्रिया चलती रहती है। एक बार एक व्यक्ति अपनी बात को कहता है तो दूसरा व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को प्रकट करता है। पहला व्यक्ति पुनः दूसरे व्यक्ति की जिज्ञासाओं का समाधान करता है। अर्थात इस प्रक्रिया में दो पक्ष होते हैं और दोनों ही पक्षों की तरफ से अभिव्यक्ति की जाती है। प्रेषण एवं प्राप्ति। अभिव्यक्ति प्रक्रिया में किसी विचार को, किसी सूचना को प्रेषित किया जाता है और दूसरे पक्ष के द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। सामान्य स्वीकृति की भाषा। इस प्रक्रिया में जो श्रोता वर्ग है या ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, वह उसके प्रति, अपनी अभिव्यक्ति के प्रति स्वीकृति को प्रकट करता रहता है अपने मनोभावों से या बीच बीच में अनुकूल शब्दों के द्वारा। शब्दों के अनुकूल कार्य। अभिव्यक्ति संपन्न होने पर प्राप्तकर्ता उन शब्दों के अनुसार ही कार्य करने लगता है। अभिव्यक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। एक बार अपनी बात को कह देने पर दूसरा पक्ष उसी अनुरूप कार्य करने लगता है और कार्य करने के दौरान कई बार पुनः पहले पक्ष से अपनी जिज्ञासाएं, समस्याओं आदि के लिए भी चर्चा करता है। अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिव्यक्ति कौशल में प्रतिपुष्टि की भी पालना की जाती है, अर्थात अपनी अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम दूसरे लोगों से उसकी प्रतिपुष्टि या फीडबैक भी लेते हैं, जिससे हमें उनकी आवश्यकताओं, अपेक्षाओं की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही अपनी त्रुटियों तथा आवश्यक संशोधनों का भी ज्ञान होता है। संप्रेषण के सिद्धांत। संप्रेषण के निम्न सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है स्पष्टता का सिद्धांत। स्पष्टता का सिद्धांत यह कहता है कि अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा समझने योग्य होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ध्यान का सिद्धांत यह कहता है कि दोनों ही पक्षों को अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में अपने ध्यान को विषय वस्तु पर बनाए रखना चाहिए। ईमानदारी का सिद्धांत यह कहता है कि अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति को अभिव्यक्ति संगठन या संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप करनी चाहिए, उसके कोई निजी स्वार्थ निहित नहीं होने चाहिए। जो अभिव्यक्ति की जाए वह उस संस्था के लिए उपयोगी होनी चाहिए, उस संस्था के संसाधनों तथा समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नियंत्रण का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति, चाहे से वह औपचारिक हो या अनौपचारिक, उसे नियंत्रित होना चाहिए। प्रमापीकरण का सिद्धांत यह कहता है कि सामान्य रूप से कुछ बातों को प्रमापीकृत कर दिया जाता है, जैसे अभिवादन की विधि या अनुशासन संहिता, उनका पालन संस्था में अभिव्यक्ति करते समय करना चाहिए। परामर्श के सिद्धांत के अनुसार अभिव्यक्ति किए जाने वाले विषय वस्तु पर पर्याप्त चिंतन कर लेना चाहिए और आवश्यक हो तो लोगों का परामर्श भी ले लेना चाहिए, क्योंकि शब्दों का बहुत प्रभाव होता है और एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। प्रतिपुष्टि का सिद्धांत यह कहता है कि अभिव्यक्ति प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि या फीडबैक अवश्य लेना चाहिए। फीडबैक लेने से हम अपनी अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। नेतृत्व का सिद्धांत यह कहता है कि अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति के भीतर में नेतृत्व के गुणों का होना आवश्यक है। संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया को प्रिय विद्यार्थियों आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में एक प्रेषक होता है और एक प्राप्तकर्ता। दोनों के मध्य किसी संदेश का आदान प्रदान किया जाता है और इस संदेश का आदान प्रदान करने के लिए किसी न किसी माध्यम का, भाषा, संकेत, चिन्ह आदि का प्रयोग किया जाता है। संदेश के प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया देता है और उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर प्रेषक
अपनी अभिव्यक्ति का पुनरावलोकन करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें यथोचित सुधार भी करता है। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के निम्न 3 प्रकार आपके सामने हैं। पहला है पारस्परिक संबंधों के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण में लोगों के मध्य निश्चित और संगठित संबंध होते हैं तथा इनमें संदेश के प्रवाह का मार्ग भी निश्चित होता है। वहीं अनौपचारिक संप्रेषण में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। दूसरा प्रकार है सांकेतिक, मौखिक एवं लिखित। यह संप्रेषण के माध्यम के आधार पर दिया गया है। सांकेतिक संप्रेषण में संकेतों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। मौखिक तथा लिखित संप्रेषण भाषा के आधार पर होते हैं। तीसरा प्रकार संदेश के प्रवाह मार्ग के आधार पर दिया गया है। इसके आधार पर संप्रेषण अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, क्षैतिजीय, त्रियक तथा अंगूर लता के समान हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला अध्याय है अभिव्यक्ति की दक्षता और बाधाएं, श्रवण कला और शारीरिक अभिव्यक्ति, अध्ययन क्षमता और जन समूह में अभिव्यक्ति। इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप अभिव्यक्ति की विभिन्न दक्षताओं एवं बाधाओं से परिचित हो पाएंगे। आप सुनने की कला से भी अवगत हो पाएंगे। भाषण कला में शरीर की विभिन्न स्थितियों के प्रति भी आप जागरूक बन पाएंगे। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि अध्ययन क्षमता में विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने अभिव्यक्ति के 3 प्रकारों की चर्चा की। पहला पारस्परिक संबंधों के आधार पर था, दूसरा संदेश के माध्यम के आधार पर था और तीसरा संदेश के प्रवाह मार्ग के आधार पर था। इस अध्याय में हम अभिव्यक्ति के एक चौथे प्रकार की भी चर्चा करने जा रहे हैं। यह प्रकार अभिव्यक्ति के प्रभाव के आधार पर दिया गया है। इसके आधार पर पहली अभिव्यक्ति है निर्देशात्मक अभिव्यक्ति। निर्देशात्मक अभिव्यक्ति अर्थात लक्ष्य प्राप्ति या किसी विशिष्ट व्यवहार के लिए निर्देश दिया जाना। इसमें व्यक्ति को दायित्व बोध कराने के साथ साथ उत्तरदायित्व भी दिया जा सकता है तथा किसी कार्यविधि को समझाया भी जा सकता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति से पहले कई बार व्यक्ति से सलाह मशविरा भी किया जाता है और कई बार बिना सलाह मशविरा के भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति की जाती है। दूसरा है सूचनात्मक अभिव्यक्ति। सूचनात्मक अभिव्यक्ति दूसरों के ज्ञान संवर्धन या उन्हें किसी प्रकार की सूचना को देने के लिए की जाती है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि वह सूचना जिस माध्यम से दी जा रही है या जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा है चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति। चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति व्यक्ति के नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने हेतु साथ ही साथ अपने आधिपत्य को स्थापित करने हेतु की जाती है। अभिव्यक्ति का अगला प्रकार है विवेचनात्मक अभिव्यक्ति। विवेचनात्मक अभिव्यक्ति में व्यक्ति अपने तनाव को सकारात्मक रूप से विवेचित करता है अर्थात उनसे मुक्त होने का प्रयास करता है। प्रेरणात्मक अभिव्यक्ति। प्रेरणात्मक अभिव्यक्ति में व्यक्ति को उसकी क्षमताओं से परिचित करवाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे दूसरे व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। प्रेरणा से वह अपनी क्षमताओं से समझ पाता है सही तरीके से और उन्हीं के अनुरूप अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर पाता है।
सहयोगात्मक अभिव्यक्ति दूसरों का सहयोग करने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत दूसरों की प्रशंसा करना, उन्हें धैर्य से सुनना, समर्थन देना, स्नेह देना आदि कार्य किए जाते हैं। अभिव्यक्ति के चरण। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों में संपादित होती है। सबसे पहले संदेश की तैयारी करना, अर्थात हमें जो अभिव्यक्ति देनी है उसमें हमें क्या संदेश देना है, हमें उस संदेश को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। संदेश को तैयार करने के उपरांत दूसरे चरण में हमें स्वयं की पूर्व तैयारी भी करनी चाहिए, अर्थात उस संदेश की विषय वस्तु के अनुरूप स्वयं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना चाहिए। अगले चरण में हमें जिन लोगों को संदेश देना है उन लोगों से विभिन्न माध्यमों के द्वारा संपर्क स्थापित करना चाहिए, उनके ध्यान को अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहिए। इसके लिए हम किसी प्रसंग का, किसी चुटकुले का, कहानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। श्रोता का ध्यान आकृष्ट होने के उपरांत, या जिसे जो संदेश हम देने जा रहे हैं उसका ध्यान आकृष्ट होने के उपरांत हमें उस संदेश की विषय वस्तु के अनुरूप उस व्यक्ति को या समूह को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तैयार करना चाहिए। तैयार करने के बाद में ही अगले चरण में हमें उस संदेश को देना चाहिए। जब हम वह संदेश दे देते हैं या उसकी अभिव्यक्ति कर देते हैं, तब सामने वाले पक्ष की कई बार कुछ जिज्ञासाएं भी होती हैं, कुछ उनकी इच्छाएं या समस्याएं या समाधान संशोधन भी होते हैं। तो उनकी जिज्ञासाओं को सुनना तथा स्पष्ट करने का कार्य अगले चरण में किया जाता है। इसके बाद में उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए संप्रेषण को समाप्त किया जाता है। किसी भी संप्रेषण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके संपन्न होने के बाद में हमने उसका कितना फॉलोअप किया है। कई बार हम अपनी तरफ से अभिव्यक्ति कर देते हैं, पर उस अभिव्यक्ति के अनुसार सामने वाला पक्ष अपेक्षित कार्य या व्यवहार नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम फॉलोअप करते रहेंगे तो उसे प्रेरित कर पाएंगे, उस कार्य को करवा पाएंगे। अभिव्यक्ति के बाधक व्यवहार। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को कुछ हमारे व्यवहार नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिनमें पहला है अनुपस्थिति। वक्ता या श्रोता शारीरिक रूप से तो उपस्थित हों, किंतु यदि वे मानसिक रूप से उपस्थित नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में वह अभिव्यक्ति निष्प्रभावी हो जाती है। उस अभिव्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दृष्टिकोण। वक्ता या श्रोता दोनों में से किसी का भी दृष्टिकोण यदि नकारात्मक है तो वह भी उस अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। यदि अभिव्यक्ति देने वाले व्यक्ति के कुछ निहित या छुपे हुए प्रयोजन या लक्ष्य हैं तो उनसे भी अभिव्यक्ति प्रभावित होती है। साथ ही साथ अभिव्यक्ति देने वाले व्यक्ति में यदि दक्षताओं का अभाव है तो वह भी उस अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। यदि उसमें नेतृत्व के गुण नहीं है, उसमें अच्छी भाषा शैली या भाषा की समझ नहीं है, लोगों को पहचानने की क्षमता नहीं है, तो वह भी अभिव्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। पूर्व विश्वास या धारणाएं। कई बार हम लोगों के प्रति अपनी धारणाएं या विश्वास पहले से ही बना लेते हैं, और यदि उसकी अपेक्षा अनुसार नहीं कार्य होता है या व्यवहार होता है, तब हम उस प्रक्रिया में, उस अभिव्यक्ति में सहयोग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा मन उस अभिव्यक्ति के साथ में नहीं होता है। आकांक्षा या
भय। यदि दोनों में से किसी भी पक्ष के भीतर में किसी प्रकार का भय विद्यमान है कि सामने वाला पक्ष कहीं मेरा अनुचित फायदा ना उठा ले, तो उसका भी अभिव्यक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की अभिव्यक्ति प्रभावित हो जाती है। यदि वक्ता के मन में किसी प्रकार का भय है, तो वह अभिव्यक्ति देते समय अपने आत्मविश्वास को खो देता है, और जिस अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता, वह अभिव्यक्ति प्रभावशाली नहीं रह पाती। वहीं यदि श्रोता वर्ग, सुनने वाले जो लोग हैं, यदि उनके मन में किसी प्रकार का भय, यह आशंका विद्यमान है, तो वह पूरी निश्चिंता के साथ में उस जगह उपस्थित नहीं रहेंगे। मानसिक रूप से वह बार बार अनुपस्थित होने लगेंगे, साथ ही उनकी एकाग्रता में भी बहुत कमी आने लगेगी। उनकी एकाग्रता में कमी होने से जो वक्ता है, उसकी एकाग्रता में भी बाधा उत्पन्न होगी, और वह अपनी अभिव्यक्ति को सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इन 6 व्यवहारों के अतिरिक्त कुछ और बाधक व्यवहार भी होते हैं जो अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इन में है अत्यधिक बातूनी होना, बिना सुने अपनी बात को कहना, विषय वस्तु से भटक जाना, स्वयं ही प्रश्न करना और स्वयं ही उसका जवाब देने लगना। यदि इन बाधक व्यवहारों पर नियंत्रण किया जाए, तो हम अपनी अभिव्यक्ति को बेहद प्रभावशाली बना सकते हैं। अगला बिंदु है प्रभावी श्रवण क्षमता। प्रभावी श्रवण क्षमता के लिए एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना का होना आवश्यक है। जब हमारे भीतर में एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान होगा, तो हम एक दूसरे को पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे। वक्ता को प्रोत्साहन देना, अर्थात श्रोता की एकाग्रता या उसकी सहयोग की भावना वक्ता को प्रोत्साहित करती है अपनी अभिव्यक्ति को अच्छे से देने के लिए। मौन, व्यक्ति का मौन भी उसकी श्रवण क्षमता को बढ़ाता है। अभिव्यक्ति के समय यदि अनावश्यक शोर या वार्तालाप हो, तो उससे एकाग्रता कम होकर के हम विषय वस्तु को अच्छे तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और यदि मौन बनाए रखा जाए, तब उससे हम अभिव्यक्त किए जाने वाले विषय को प्रभावी तरीके से सुन करके उससे लाभान्वित हो सकते हैं। समझ एवं अभिव्यक्ति भी श्रवण क्षमता को बढ़ाती है, अर्थात अभिव्यक्त किए गए विषय को समझकर यदि श्रोता उस अभिव्यक्ति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक रूप से देता है, तो इसको ग्रहण करके वक्ता भी अपनी अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावशाली बना पाता है। सार्वजनिक भाषण में शारीरिक स्थिति। सार्वजनिक भाषण देते समय प्रिय विद्यार्थियों, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी मुद्रा सही सकारात्मक होनी चाहिए, सिर उठा हुआ हो, कंधे उठे हुए होने चाहिए। हम बिल्कुल तनाव मुक्त खड़े रहें। अभिवादन। भाषण के समय उपयुक्त अभिवादन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा समूह हमारे सामने उपस्थित है, उसी के अनुरूप हमें उन्हें अभिवादन करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार भाषण के दौरान अपने हाथों का उपयोग भी करना चाहिए। जो समूह हमारे सामने है, उससे हमें दृष्टि संपर्क बनाए रखना चाहिए। किसी एक ही व्यक्ति की तरफ अधिक ना देख करके सभी से बार बार संपर्क रखना चाहिए। उस स्थान के अनुरूप हमें पोशाक या वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र पर्याप्त रूप से धुले हुए, सलीके से पहने हुए होने चाहिए। हमारी आवाज का नियंत्रण और बल देने की क्षमता हमारे भाषण को प्रभावशाली बनाते हैं, अतः हमें इस पर भी कार्य करना चाहिए। इस अध्याय का अंतिम बिंदु है प्रभावशाली अध्ययन क्षमता।
प्रभावशाली अध्ययन क्षमता के लिए हमें नियमित रूप से अध्ययन सामग्री का चयन करते रहना चाहिए, अनावश्यक सामग्री को दूर हटाते रहना चाहिए। इसके उपरांत हमें अपने अध्ययन के प्रयोजन को स्पष्ट करना चाहिए कि मैं अध्ययन क्यों करने जा रहा हूं। साथ ही प्रभावी अध्ययन क्षमता के लिए अपनी पठन गति को भी बढ़ाना चाहिए। इसके लिए कई तरीकों का हम उपयोग कर सकते हैं। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते समय निम्न 4 बिंदुओं का भी ध्यान देना चाहिए: सर्वावलोकन, पूर्वावलोकन, अंतरावलोकन तथा पुनरावलोकन। सर्वावलोकन का तात्पर्य है हमें उस विषय वस्तु को एक बार मोटे मोटे रूप से देखना चाहिए, उसके शीर्षक को देखना चाहिए। पूर्वावलोकन में उसके भीतर के जो बिंदु हैं, शीर्षक हैं, उनका अध्ययन करें। अंतरावलोकन में कठिन अंशों को हम रेखांकित कर बार बार समझने का प्रयास करें। और पुनरावलोकन में मुख्य मुख्य बातों को एक बार पुनः दोहरा लें। सार्वजनिक भाषण कला में हमें श्रोता की पहचान करनी चाहिए। श्रोता का शैक्षणिक स्तर कैसा है, उसकी परंपराएं कैसी हैं। उसके उपरांत हमें अपने वक्तव्य की तैयारी करनी चाहिए। वक्तव्य की तैयारी करते समय सामग्री का संगठन किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए हमें निम्न बिंदुओं का ध्यान देना चाहिए। सामग्री विषय अनुसार हो, इतिहास के अनुसार हो, स्थान के अनुसार हो, कार्य कारण के अनुरूप हो तथा अंत में हमें उसे रोचकता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।